कल हम लोग फॉर्म टैग पढ़ लिए थे और फॉर्म टैग में देखे थे कि अगर यूजर से इनपुट लेना है हमें तो इनपुट लेने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। फॉर्म फिलअप करवाते थे जिसमें इनपुट टैग था हमारे पास और इनपुट टैग के थ्रू ही हम हर चीज़ लेते थे। उसी में टाइप डिफाइन करते थे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स था तो उस एट्रीब्यूट का क्या काम था नहीं था सबको पता होगा। तो एक दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जरा उसका जवाब देना। सपोज करते हैं वैसे तो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर आना है तो ड्रॉप डाउन वाले में ही पूछ लेते हैं। कोड जनरेटर से आया यहाँ पे। सपोज करो एक इनपुट बॉक्स मैंने बनाया यहाँ पे। इस इनपुट बॉक्स में हम चाहते हैं क्या कि पासवर्ड टाइप्स इनपुट ले। ठीक है, पासवर्ड टाइप में मिनिमम कैरेक्टर्स 8 होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 15 कैरेक्टर्स। कैसे डिनोट करेंगे, रुक जाओ बताओ। इसको पासवर्ड टाइप बताना है। जैसे अभी इसमें इनपुट लेंगे तभी तो कुछ भी ले सकते हैं। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए बीच में पासवर्ड। ठीक है, ओके, प्लेस होल्डर से आ जाएगा तो यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगाते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। अब इसमें जो पासवर्ड देंगे तो विजिबल्स नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड विजिबल्स नहीं होता, देखे होगे स्टार स्टार आ जाता है, कुछ वैसा चाहिए। और मिनिमम कैरेक्टर्स हम 8 देंगे तभी सबमिट कर सकते हैं, या तो 8 से ज़्यादा होगा और देन 15 से कम होगा, वो करनी है हमें। उसको फॉर्म के अंदर में वैसे हम डाल देते हैं ताकि सबमिट करें। कैसे करेंगे बताओ। नहीं पता, बताओ तुम। टाइप पासवर्ड कर दे इसको, और इसमें अगर कुछ लिखे तो विजिबल्स नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम लेंथ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिन लेंथ कितना, और मैक्स लेंथ 15। तो ज्वाइन कर लेता, लिंक तो डायरेक्ट ग्रुप में डाल ही दिए थे ना। जो पहले है तो वो एसी ऑन कर लिया करो, ठंडा होने का टाइम लगेगा। ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ है क्या एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होता है, व्हाट इज एट्रीब्यूट? होता होगा का क्या मीनिंग होता है? होता है, होता होगा क्या होता है? इसका मतलब समझ आता है अगर होगा बोल रहे हो तो? हमें नहीं पता सर ऐसा कुछ होता होगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, जितने भी टैग है उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। किसी पर्टिकुलर टैग का कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हो सकता है क्या, या सबका कॉमन होता है? अलग अलग हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही इनपुट टैग है हमारे पास और इनपुट टैग का दो एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़े थे, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। मिन लेंथ से क्या बताएंगे, मिनिमम लेंथ कितने होंगे। अभी सबमिट करेंगे, होगा नहीं होगा, हो जाएगा।
क्यों? लेकिन सबमिट तो हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो ब्राउजर्स पे चलते हैं, देखो सबमिट कर रहे हैं, हो तो रहा है, हम तो एक ही दिए सबमिट कर दिए, नहीं दिए तब भी सबमिट कर रहे हैं, देखो नहीं दे रहे हैं तो सबमिट हो रहा है, लेकिन एक दे रहे हैं तो सबमिट नहीं कर रहा है, 8 कैरेक्टर्स मांग रहा है, क्यों ऐसा? नहीं दिए तो काम हो गया है, लेकिन एक दिए तो नहीं ले रहा है, बोल रहा है हमको 8 चाहिए, क्या? तो ऐसे ही कैसे शो करेगा? अगर एक दो दे रहे हैं तो काम तो नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि आपने 2 ही कैरेक्टर्स दिए, हमको तो 8 चाहिए। जब नहीं दे रहे हैं तो बोलना चाहिए यार आप तो दिए नहीं, हमको तो 8 चाहिए। सबमिट हो रहा है, नहीं पता, एक्शन एट्रीब्यूट में हम जहां पे भेजते थे वहां चले जाता था, तो एक्शन एट्रीब्यूट में सपोज करना इसमें से किसी HTML पेज पे भेज दे रहे हैं, जैसे लिस्ट वाले पे भेज दे रहे हैं, तो लिस्ट वाला ओपन हो जाएगा जैसे ही सबमिट होगा, list.html पे भेजे, हो रहा है, सबमिट हो रहा है, तभी तो वो पेज ओपन हुआ। जब एक देख के सबमिट करोगे तब सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों? सोल्व करो इसको जल्दी। ओके, कंपलसरी कैसे करेंगे? कंपलसरी रिक्वायर्ड, अब सबमिट करेंगे तो नहीं होगा, बोलेगा देना पड़ेगा, मांग रहा है क्या? सबमिट नहीं हो रहा है, और जैसे ही हम देंगे तो बोलेगा अरे कम से कम 8 तो दीजिए, उससे कम में हम नहीं सुनेंगे। क्या 15 से ज्यादा दे सकते हैं? नहीं, इंटर नहीं कर पा रहे हैं, समझ आया ये? हाँ, ये सब तो हम कल ही देख चुके थे, समझ में क्या आना है, ठीक है। आज फिलहाल हमारा ये नहीं था, हमारा था अगर ड्रॉप डाउन बॉक्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मल सा बनाते हैं, फॉर्म टैग हटा दे रहे हैं। देखो ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए ना हमारे पास टैग्स है, वैसे तो हर चीज करने के लिए टैग ही है, यहाँ पे टैग यूज करो, वहाँ पे आउटपुट हमें मिलता था। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास टैग्स है, 2 टैग्स, एक है सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट टैग से ये डिनोट करेंगे कि हम ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर में एक ऑप्शन टैग है, ऑप्शन टैग के थ्रू हम लोग ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शंस देने वाले, तो बना लेते हैं। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो हम एक सेलेक्ट टैग दे देते हैं बताने के लिए कि ये हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ठीक है। नेम और आईडी एट्रीब्यूट्स तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, क्या था जरूरी है अभी, क्या हटा सकते हैं ना, बिल्कुल। सेलेक्ट टैग के अंदर में हम ऑप्शंस के थ्रू वो दे देंगे ऑप्शन। अब ये वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है वैसे तो बता चुके हैं, अभी पूछेंगे हम, पहले यहाँ पे ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। सपोज करना दिए हिंदी, या चलो रहने दो हिंदी, दूसरा दे दिए इंग्लिश, देना होगा ऑप्शन हम लोग दे देंगे, फिलहाल इतना हम समझो। अभी इसको क्या करते हैं, हम रन करके देख लेते हैं। तो देख लें एक सेलेक्ट ऑप्शन आ चुका है, अब इसमें से जो सेलेक्ट करेंगे वो सारे ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमें ड्रॉप डाउन मेनू बनाना होगा, तो ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, सेलेक्ट टैग है, सेलेक्ट टैग देंगे, और इस सेलेक्ट टैग के अंदर में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस टैग के थ्रू ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन देना है, ठीक है। देखो जैसे ही सेलेक्ट टैग बना है, एक यहाँ पे आ चुका सेलेक्ट करने के लिए, बट कोई ऑप्शंस प्रोवाइड ही नहीं किए हैं, तो क्या ही वो बताएगा। तो जो भी ऑप्शंस देंगे वो होगा, पहला ऑप्शन जो देगा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। तो जैसे तुम देखते होगे कि पहला ऑप्शन में लिखा रहता था सेलेक्ट, हमको वैसा ही चाहिए, कैसे करेंगे, सपोज करना कोई एक ही लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है, तो सपोज जावा दी है, पाइथन कर देते हैं, सीख कर, अब इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। अभी क्या हो रहा है ना कि हम सीधा सीधा जावा देख रहे हैं, या इधर हम पीछे लिख दिए होते सिलेक्ट लैंग्वेज, वैसे तो हम अगर इसको लेवल से लिखते तो बेहतर होता, बताए थी ये सब चीजें, बट अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं।
कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो ऑप्शन हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पहले रहता तो बेहतर रहता। जैसे देखते हैं अगर फॉर्म भरते हो तो ऊपर में पहले सेलेक्ट लिखा रहता है, देन जो भी ऑप्शन होता है वो नीचे लिखा हुआ रहता है। ऐसा ही था ना, हमको वही ऑप्शन चाहिए, बताना कैसे होगा। बिल्कुल, हाँ बस इतना ही जानना था। एक और ऑप्शन टैग ऊपर में ऐड कर देते हैं, नहीं, और ऊपर में क्या लिख देंगे इस बार, बस हो गया। हाँ तो ड्रॉप डाउन में आ रहा है ना, तो हम बाद में रिमूव कर देते हैं। जब जेएस यूज करते हैं ना तो जेएस में बोलते हैं कि ये विजिबल्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, जेएस से इसको हैंडल कर लेते हैं। अभी जेएस तो पढ़े नहीं, अभी तो जेएस प्लेस होल्डर इसमें लगाना है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे वो सारे ऑप्शंस बस जावास्क्रिप्ट से इसको हैंडल कर देते हैं, या नहीं तो फिर सीएसएस से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इसका डिस्प्ले हम लोग हटा देते हैं। जब सीएसएस या जावास्क्रिप्ट में जाएंगे देखेंगे क्या ऑप्शंस हम दे पा रहे हैं। बिल्कुल, तो ड्रॉप डाउन मेनू जब भी बनाना होगा तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी ड्रॉप डाउन मेनू बनाते होगे ना तो कुछ इस प्रकार से देखते होगे कि ग्रुपिंग होता है, ये दोनों एक साथ मिल गया जैसे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच देता था, अगला थोड़ा अलग हो जाता था। कभी कभी ग्रुपिंग में भी ड्रॉप डाउन बॉक्स देखते होगे, देखे हो या नहीं, ये दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स देखो कौन दिखा देगा, बुक स्टार्ट इमेज दिखाते हैं। ग्रुपिंग दिखाया होता है, ये भी ड्रॉप डाउन के जैसे ही है यहाँ पे, या फिर ड्रॉप डाउन ग्रुप हम सर्च करेंगे। देखना है ग्रुपिंग किया हुआ है, या इसी में देखो ना एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप क्या है, क्या ये भी तो ड्रॉप डाउन में ही है, बट ग्रुपिंग किया हुआ है। तो जब भी हमको ग्रुपिंग करना होगा, अभी तो नॉर्मल ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सीखे, लेकिन नॉर्मल के साथ साथ कभी कभी क्या करना पड़ता है हमको, ग्रुपिंग भी करना होता है। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे अभी उसको देखना है। और दूसरा चीज हमें तुम ये बताओ कि ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट्स बार बार अपने आप आ जा रहा है, इस वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों आ रहा है। जैसे देखो ना, हम ऑप्शंस लिख रहे हैं ना, अपने आप वैल्यू आ जाता होगा, आ रहा है ना। ये वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है, कितना बार करना है। चलो हम यहाँ पे क्या लिख दें, 10 लिख देंगे तो क्या 10 बार ही आ जाएगा, रन नहीं किया इसको, ये तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होता है बताओ, तुमको बताए थे कल ही क्लास में बताए हैं, कल ही क्लास में बताए हैं वैल्यू का, ठीक है। कल जब हम पढ़ा रहे थे जेंडर, याद है, और जेंडर में हम बताए थे इनपुट टाइप रेडियो बटन बताए थे, और यहाँ लिख दिए थे मेल। बताए थे कि अगर ये सिलेक्ट हो तो कौन सा वैल्यू जाएगा, कैसे बताएंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू, कि मेल चले जाए। ठीक ऐसे ही बताए थे कि अगर इनपुट टाइप सपोज करना टेक्स्ट लिखे हैं तो नहीं नहीं, जब सेलेक्ट करेंगे तो बैकएंड में वैल्यू कौन सी जानी चाहिए, जब बैकएंड में उसको रिट्राइव करेंगे तो बताए थे वैल्यू के साथ भेजेंगे। या नहीं तो अगर अभी हम इसको देखें तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा ये वाला, इसमें बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर से तो ये बताते थे कि थोड़ा सा धुंधला में शो होता था, बट वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू हम वैल्यू भी सेट कर सकते थे। कल ही बढ़ाई थी, अभी दिखाए कल वाला कोड किए थे कल ये सब। वैल्यू एट्रीब्यूट यही था ना, एट्रीब्यूट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही तो ऐड कर रहे हैं, तो कल ये सब नहीं करके देखे, हाँ याद हम ही रखेंगे। तो ठीक है सही, ये जो तुम ऑप्शन सेलेक्ट किए हो तो मान लो कि वहां पे हम ऑप्शन सेलेक्ट किए, जो भी सेलेक्ट किए, तो जब सेलेक्ट किए थे तो दिखने के लिए था ना, यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, बट इसको सेलेक्ट करके जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या जाएगा,
बताना पड़ेगा। करने की जब बारी आती है तो हमारे पास जैसे यहाँ पे ऑप्शंस है ना, ठीक इसी प्रकार से है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन ग्रुप का भी ऑप्शन होता है नहीं। तो जब ऑप्शन ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है तो ये समझ लो ग्रुपिंग करने के लिए ही था। तो ऑप्शन ग्रुप का यूज करेंगे तो ग्रुपिंग हो जाएगा। जरा इसमें डाल दो इन दोनों को, आउटपुट देखना। अभी तो वैसे ही है, जरा ओपन करो, नजर आ रहा है कुछ? ये दोनों अलग हो गया। अब यहाँ पे जो स्पेस निकला है ना, उसमें हम कुछ भरना चाहे तो भर सकते हैं। वैसे बेहतर होता है कि इन दोनों को भी आप सेपरेट ग्रुप में डाल दें। अभी क्या हुआ, तो ये नॉर्मल था तो नॉर्मल, ये ग्रुप हुआ तो थोड़ा सा अलग हो गया। तो बेहतर होता कि इन दोनों को भी हम ग्रुपिंग कर दे कि ये दोनों एक साथ हैं। इन दोनों को भी ग्रुपिंग कर दोगे तो शायद और बेहतर लगे। कंटेंट चेंज करना है, कंटेंट तुम लोग चेंज कर लोगे। आ रहा है? अभी क्या रहा है, तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे ना, ग्रुपिंग हटा दिए, ग्रुपिंग देख रहे थे तो टाइटल दे रहे थे ना कि किस चीज से रिलेटेड। जैसे वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर आ गया था कि ये ग्रुपिंग किस चीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका भी तो टाइटल्स देना चाहेंगे, इस ग्रुप का भी टाइटल देंगे तो उस ग्रुप का भी टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, अभी देख लिया हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन और सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग। एट्रीब्यूट्स बाद में देखेंगे। फिर ग्रुप में देखें तो सेलेक्ट ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप के साथ क्या किया, ग्रुपिंग किया हम लोग। और जब ऑप्शन ग्रुपिंग करोगे तो जैसे यहाँ पे देखा ना ग्रुप लेवल के, वहां पे लेवल्स एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब एडिशनल, वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेवल एट्रीब्यूट है, लेवल्स के साथ जो मैसेज दे दोगे वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम एक लेवल लगा देते हैं जो भी देना चाहते हो। जैसे सेकंड ग्रुप दे देते हैं इसको, उसमें भी दे देंगे तो ऊपर वाले में भी आ जाएगा। देखो आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी दे देंगे तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा लेवल। सही है, तो अब इस तरीके से जितना ग्रुपिंग करना होगा कर लोगे, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स आराम से बना सकते हो। सही लग रहा है? बन जाएगा? नहीं समझ आया किसी को? अब थोड़ा पीपीटी से हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं क्या क्या चीजें। सेलेक्ट टैग किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो किसको यूज करेंगे, सेलेक्ट टैग। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। ऑटो फोकस, पता है क्या होगा? स्टार्टिंग में हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, कल भी ये करके देखे थे। जिसमें ऑटो फोकस लगा देंगे उस पर चले जाएगा। डिसेबल्ड भी देख लिए थे कल। डिसेबल्ड में क्या होता था, शो होता था, सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, वो काम नहीं करेगा। मल्टीपल्स में ये हो जाएगा, फिर मल्टीपल्स ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते थे कंट्रोल के साथ। ठीक है, जैसे फाइल में था सेम। नेम पर ही रखे हैं, रिक्वायर्ड साइज में शायद ये मेंशन कर देंगे कि कितने ड्रॉप डाउन बॉक्स विजिबल्स होंगे एक बार में। एक मिनट हो जाना, करके देख लेते हैं। सेलेक्ट साइज, ठीक है, आ रही चीज समझ। एक बार में कितना विजिबल होगा, अरे एक बार में कितना होगा यहाँ पे, ऐसा भी तो रहता है बहुत जगह। जैसे सपोज को 3 कर दिया, अब आ गया इस तरीके से, ड्रॉप डाउन नहीं था लेकिन एक बार में 3 चीजें विजिबल्स कर रहा है। इसमें से कौन सी एट्रीब्यूट है जो समझ नहीं आ रहा, सब आ गया। फिर हम लोग ये एग्जांपल्स देखे थे और सेलेक्ट और ऑप्शंस को। जैसे ये ऑप्शंस है हमारा टैग है, तो ऑप्शन टैग के अंदर में ये सब एट्रीब्यूट है। डिसेबल्ड, सिलेक्टेड और वैल्यू। डिसेबल्ड तो समझ आ ही चुका है, वैल्यू समझ आ ही चुका था, अभी देख लिए तुरंत वैल्यू। सिलेक्टेड मतलब जो ऑप्शंस हम दिए तो उसमें से कौन सा सिलेक्टेड होगा, बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट वाली थी, जिसको सिलेक्टेड कर दोगे वो सिलेक्टेड होगा। सिलेक्टेड हमारा एक और जगह था, कहाँ पे हम पढ़े थे, हाँ तो वो नाम क्या था उसका, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में भी पढ़े थे कि कौन सी वाली पहले हमको सेलेक्ट करके रखना है। जिसमें सिलेक्टेड लिख देते तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता था। ठीक है, फिर पढ़े ऑप्शन ग्रुप। ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग ऑप्शन ग्रुप का यूज करेंगे। ओपीटी ग्रुप पोजीशन ऑप्शंस ग्रुप, ठीक है, इसमें भी डिसेबल्ड समझ आ चुका होगा। ये समझ आया ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनेगा, बहुत अच्छा है ना। किसी तरीके से नहीं याद रहा तो फिर डांट सुनोगे। बटन टैग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बटन
क्या करेंगे, बटन टैग का यूज करेंगे। इनपुट टाइप सबमिट, डिफरेंस अभी अभी बटन पे आ गए, देख लेते हैं वो डिफरेंस। ऑटो फोकस, डिसेबल, जैसे अभी सिंपल बटन बनानी है तो बटन टैग है, इसके बीच में जो लिखे वो बटन्स में विजिबल्स होगा, हो रहा है। जैसे अलग अलग नाम से, लॉगिन नाम से बनाना है, किस नाम से बनाना है, वो चीजें हम बटन के थ्रू बना लेंगे। रजिस्टर बनाना है तो रजिस्टर बटन बना लेंगे। सबमिट बटन बनाना है तो सबमिट बटन बनाने के लिए सबमिट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। रिसेट बटन बनाना है तो रिसेट बटन बनाने के लिए रिसेट लिख देंगे यहाँ पे। एक तो ये तरीका था, एक और तरीका था कि जब इनपुट टाइप करें ना, टाइप में भी हमारे पास सबमिट था एक और एक रीसेट था, दोनों में क्या डिफरेंस है, यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ डिफरेंस है। टाइप इन सबको एक फॉर्म के अंदर में डालते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ता है। फॉर्म बनाए, एक्सेल में कोई पेज ओपन कर दे रहे हैं, जैसे सपोज करो कौन सी वाले ओपन कर दे, लिस्ट वाला ही कर दो, थोड़ा बड़ा था, कर दिए। यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया है और वो तीनों बटन रखे हैं, तो ब्राउजर्स पे देखो यही था। इसमें क्या है कि हम कोई कंटेंट लिखे, रिसेट पे क्लिक किए, क्या हुआ, चला गया। हम क्या किए, एक बटन यहाँ पे बनाए, इनपुट टाइप रिसेट किए थे, हम बटन्स के थ्रू भी बनाते हैं यहाँ पे, तो कर देते हैं रिसेट, ठीक है। रिसेट कर दिए, शुरू के जो दोनों है ये बटन से बनाए और ये दोनों इनपुट टाइप से बनाए, ठीक है। इसमें भी फिर से कुछ लिखे, रिसेट पे क्लिक कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ अंतर दिख रहा है, फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। जैसे रिसेट पे क्लिक किए बाय डिफॉल्ट सबमिट हो गया, तभी तो ये आता था। जैसे सबमिट पे क्लिक करते थे तो सबमिट पे चले जाता था, ऐसे हम तो ये रिसेट कर रहे थे, ये तो सबमिट पे चला गया, होना तो रिसेट चाहिए था। देखो तो कितना अच्छा से रिसेट काम करता था। हाँ अंतर समझ आ रहा है, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता। फिर सबमिट पे क्लिक है तो सबमिट तो हो ही रहता, इसके सबमिट पे भी क्लिक किया तो सबमिट तो हो ही रहता, बस ये रिसेट में अंतर दिख रहा है। क्या होता है, जब हम इनपुट टाइप में स्पेशली डिफाइंड करते हैं ना कि किस टाइप का चाहिए, तो उस टाइप का बटन बना, और जब हम नॉर्मली बटन बनाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट उसका टाइप होता है सबमिट, क्या टाइप सबमिट ही होता है। तो हमको यहाँ पे मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है कि ये बटन किस चीज के लिए आप बना रहे थे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सबमिट था, बटन्स कर देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, उस पर क्लिक करेंगे तो देखो। तो किस टाइप का ये बटन बना रहे थे, हमको टाइप एट्रीब्यूट्स के थ्रू स्पेशली डिफाइन करना पड़ता है, और अगर डिफाइन नहीं करे तो सबमिट ही रहता है बाय डिफॉल्ट। और अगर सपोज करना रिसेट बनाना था तो अगर यहाँ पे रिसेट लिख दोगे तो उससे नहीं होगा, टाइप में हमको जाके बताना पड़ेगा कि ये रिसेट बटन है, तभी जाके वर्क करेगा। आ रहा है समझ, अब समझ आएगा कि बटन्स और इनपुट टाइप में क्या अंतर है। या सपोज करो कि हम इनपुट टाइप रिसेट कर दिए बट इसका कंटेंट हम चेंज करना चाहते हैं, ये रिसेट अपने मन से लिखा है ना, हम नाम बदलना चाहते हैं, हम लॉगिन लिखते लेकिन क्लिक होता तो रिसेट होता है, कैसे करेंगे। बटन वाले में तो पता है सर, यहाँ पे लिख दीजिए आप लॉगिन, क्या दिक्कत है। आप लॉगिन पे भी क्लिक कीजिएगा तो होगा तो रिसेट, क्योंकि टाइप रिसेट कर रखे हैं, हमको इसका करना है। नहीं पता, अच्छा वैल्यू एट्रीब्यूट का काम क्या था, वैल्यू बताना, एक बार वैल्यू एट्रीब्यूट से ट्राई करते हैं, वैल्यू देखें किसका वैल्यू क्या है, लॉगिन। अरे जब इसमें वैल्यू देते थे, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट था, इसमें वैल्यू देते थे तो जो भी वैल्यू देता था वो वैल्यू वहां पे विजिबल होता था ना बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे इस बटन का वो वैल्यू ही तो है, ये वैल्यू ही है ना बटन का, तो वैल्यू हम बता दिए कि लॉगिन है उसका, तो लॉगिन हो गया।
मतलब हम इनपुट टाइप करके भी काम कर सकते हैं। टाइप तो रीसेट बता रखे ना, टाइप जो बता रखे होगा वही होगा ना। सपोज करो नहीं, ये कपड़ा दूसरा पहन लिए, नेचर तो हमारा वही है। नहीं है तो हम शरीफ ही नहीं, जो कि है नहीं, दिख बस शरीफ रहे हैं। समझ आ गया? तो जब भी बटन्स बनाना होंगे तो बटन बनाएंगे, हमारे पास बटन टैग है, इनपुट टाइप से भी बना सकते हैं, बट वहां पे हमको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बटन में टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो किस टाइप करेगा, सबमिट रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, और कुछ? हुँ? वो तो डिपेंड करेगा कि हमको क्या काम करनी है। वैसे फॉर्म बनाओगे तो अक्सर सबमिट करना पड़ता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, समझ लेना वो मैक्सिमम यूज होता है, इसीलिए डिफॉल्ट वैल्यू वो रखा जाता है। तो बटन टैग समझ आया। एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं इसके पास कौन कौन सा है। ऑटो फोकस, बता सकते हो मुझे ये क्या था? ऑटोमेटिक फोकस, डेसिबल, अच्छा। उसके बाद फॉर्म टारगेट, वैसे तो ये चारों हम बता दिए थे बट रहने दो। एंकर टैग में बताती है किस पे ओपन होना है, फॉर्म में भी है वही। फॉर्म एक्शंस कि फॉर्म अगर वो सबमिट करे तो, जैसे फॉर्म टैग में तो ये सब हम एट्रीब्यूट्स के थ्रू बताते थे, हम बटन्स में भी दे के बता सकते हैं कि फॉर्म एक्शन के बाद वो कहाँ जाए सबमिट होके। ठीक है, एक्सेस की ये देख सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि हम जब बटन बनाए ना, अभी सबमिट बटन किधर गया हमारा, ये था। ठीक है, इन सबको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट्स कर दे रहे हैं। अभी सबमिट बटन दिख रहा होगा हमारा, सबमिट करेंगे तो उस पर चले जा रहा है, जा रहा है ना। इसमें वैल्यू डाल दिए थे क्या, इसको हटा दो। शॉर्टकट की समझते हो ना, शॉर्टकट की क्लिक ना करें, हम शॉर्टकट की से काम कर ले, वही शॉर्टकट की बताने के लिए यूज करते हैं एक्सेस की एट्रीब्यूट्स का। इसका एक्सेस की एट्रीब्यूट्स को, अगर एक्सेस की एट्रीब्यूट से हम कोई चीज असाइन कर देते हैं ना, तो वो हो गया हमारा शॉर्टकट। जैसे एक्सेस की में हम एस दे दिए तो अल्ट प्लस एस इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, जरा देखना। इसमें एक्सेस की कुछ लगाते हैं, ऑटोमेटिक टाइप तो वही होगा, सबमिट ही। वैसे टाइप बता दोगे तो अच्छी बात है, टाइप कर देते हैं हम लोग सबमिट, कि सबमिट हो जाना। और एक्सेस की दे देते हैं इस बार, क्या दे दे एक्सेस की, एस दे दे, कुछ और दे दे, सबमिट के लिए एस ही ठीक है, एस दे दिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट कर रहे थे कुछ भी लिख के, तो सबमिट तो हो रहा था। इस बार हम सबमिट नहीं किए, लिखे और अल्ट के साथ एस एंटर किए, देखो अब माउस पर से हटा दे रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि माउस हम क्लिक करते हैं, अल्ट के साथ एस प्रेस कर रहे हैं, चले जा रहा है। तो शॉर्टकट की हम जब डिफाइन करना चाहें तो एक्सेस की के साथ डिफाइन करें। ऐसे ही रीसेट के लिए कर देते हैं, अल्ट प्लस आर, रीसेट हो जाना ऑटोमेटिक। तो शॉर्टकट की अगर हमें डिफाइन करने पर्टिकुलर उस बटन पे कैसे करेंगे, एक्सेस की एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है क्या, ये एडिशनल ही हो गया ना। तो जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा तो कौन, एट्रीब्यूट्स। देखो ये बार बार हम क्यों याद दिला रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि एचटीएमएल में जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछता है ना, तो बहुत कम ही क्वेश्चंस बचता है, उनमें से एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है बताओ। तो इतना बार हम एट्रीब्यूट्स का नाम बोल देते हैं कि पूछेगा तो उसके बोलने से पहले बोल दो, वो ए बोला कि समझ एट्रीब्यूट ही पूछ रहा था, बोल दो। ठीक है, सब समझ आ गया, नेम समझ आ ही चुका था ऑलरेडी, टाइप अभी बता ही दिए क्या होता है, वैल्यू भी बता ही दिए, वैल्यू समझ आ रहा था ना। ये था हमारा बटन टैग। कोई दिक्कत बटन टैग समझने में? थोड़ा सा थियोरेटिकली पार्ट आ गया, सिमेट्रिक टैग और असिमेट्रिक टैग। घबराना नहीं, सिमेट्रिक नाम से कोई टैग नहीं मिलेगा या असिमेट्रिक नाम से कोई टैग नहीं मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। वैसे डीप टैग बता रहे हैं क्या अभी तक नहीं? ठीक है, डीप टैग देखो, अब बना लेते हैं पहली बार index.html, अभी तक नहीं बनाए थे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी हमको कंटेंट शो करना होता है, अभी तो छोटा छोटा बना रहे थे कंटेंट था, आगे चल के बहुत बड़ा कंटेंट होगा, तो कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो तो हम देख लिए, हेडिंग देखे, पैराग्राफ टैग देखे, एंकर टैग जो जो था वो सब देख लिए।
कभी कभी ग्रुपिंग करने होते हैं। ग्रुपिंग का क्या मीनिंग है, जो ध्यान से देखना, कभी भी जब वेबसाइट कोई भी ओपन करते होगे ना तो उसको स्क्रॉल डाउन करते जो खत्म ही नहीं होता है ऐसा। जैसे कोई भी हम ओपन किए इसी को तो स्क्रॉल डाउन कर, क्या हो गया इसको, नहीं होगा ओपन, रिकॉर्डिंग हो तो रहा है ना, इंटरनेट जा चुका है शायद, स्क्रीन चल रहा है। जैसे इसी को देखो, स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करते जा रहे थे, ये भी तो गड़बड़ हो गया है, जा रहा है, हर एक सेक्शंस का बांटा हुआ है, जरा ध्यान से देखना। ये तो अपना नाम रखा है, ये हेडर सेक्शन हो गया, हेडिंग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या किया, कुछ अपना इंफॉर्मेशन दिया, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया, ठीक इसी प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे ऐड दिखा दिया उसने। फिर ये रिजल्ट देने के लिए ये अलग सेक्शन बनाया, इतना दूर इसका अलग बनाया। तो हम क्या किए, अपने पूरे वेब पेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, सेक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं ना, इसके लिए भी हमारे पास टैग्स है, उन सब टैग्स का यूज करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। चीजें समझ आ रही है। कभी कभी जब कंटेंट रिप्रेजेंट करना होगा तो डिवाइड करके रिप्रेजेंट करोगे, इतना दूर में ये पार्ट हो, इतना दूर में ये पार्ट हो, सबका अलग अलग होगा। किसी भी वेबसाइट्स को देखोगे तो यही होता है कि अपना अपना कंटेंट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जैसे इतने दूर में हो सब एक ही जैसे आ रहा है। ये चीजें समझ आ गई। तो ठीक है, जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमारे पास भी तो कंटेंट बड़ा होगा ना, अभी तो छोटे छोटे काम कर रहे थे, और जब कंटेंट बड़ा होगा तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास टैग्स है, ठीक है। तो जो टैग है ना, तो उसके भी दो मीनिंग है, दो तरीके से हम उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किए हैं। पहला क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ मीनिंग्स हो, जैसे होगा कि हेडर टैग, वहां पे हम हेडिंग देना चाहेंगे या फिर हम अपना नेविगेशन बार देना चाहेंगे। फूटर टैग हो गया, फूटर टैग में क्या होता है, हेडर फूटर पढ़े हो ना, एमएस वर्ड में पढ़े होगे, हेडर फुटर्स, वो पर्टिकुलर से नीचे होगा, उसका कुछ मीनिंग होता है ना कि फुटर्स में क्या देना है नहीं देना। तो कभी कभी क्या होता है, हमें मीनिंग पता होता है, और वो जो मीनिंग होता है ना, जो काम होता है उसी के अकॉर्डिंग टैग्स रहते हैं, तो टैग्स का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे टैग है जिसका कुछ मीनिंग उनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे फुटर टैग हम ऊपर में लगा देंगे, क्या लगा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, चलेगा, लगा के देखे एक बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं पे भी लगा देंगे तो वो चलेगा, लेकिन लगाना सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है उसका मीनिंग क्या है, उसको नीचे लगाया जाता है। अगर ऊपर में हम लगा दे, हेडर को नीचे लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैसा ही शो होगा जैसा तुम लगाओगे, लेकिन बेवकूफी होगा हमारा कि वैसा नहीं करना है। तो उसका जो मीनिंग है हमको पता है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि बिना मीनिंग का ही हमको ग्रुपिंग करना होता है। हो सकता है कि हमको सीएसएस प्रॉपर्टी लगाने के लिए वैसा ग्रुपिंग करना पड़ सके, या जेएस के लिए किसी भी कारण से हमको क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग करना पड़ता है। मीनिंग कुछ ही नहीं है, अभी हेडर थोड़े बना रहे कि हम ऊपर लिखेंगे, बीच में कभी भी ग्रुपिंग करना पड़ सकता है। तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ग्रुपिंग करने के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो उस तरीके का भी कुछ टैग, तो जिसका मीनिंग होता है ना, मीनिंगफुल टैग होगा उसको बोलेंगे सिमेट्रिक टैग, जिसका मीनिंग नहीं होगा वो होगा असिमेट्रिक टैग, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बस ऐसे ही लगा दो, जहां लगाना है लगा दो, अपने यूज के अकॉर्डिंग दे सकते। जैसे एक एग्जांपल से डीप टैग है, ग्रुपिंग करने के लिए इसको भी यूज करते हैं, जो भी चीज करेंगे ग्रुपिंग करेंगे, सिलेक्ट करके सीएसएस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है कि कहाँ पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, कोई मीनिंग नहीं है। वहीं पे अगर हेडर टैग की बात करें, फुटर टैग की बात करें, ये सब क्या है, मीनिंगफुल है, कहाँ पे लगाएंगे उसका कुछ मीनिंग होता है। तो जो मीनिंगफुल होगा तो वो होगा हमारा सिमेट्रिक टैग, और अगर कोई मीनिंग नहीं होगा तो असिमेट्रिक टैग। तो सिमेट्रिक टैग यूज करने से एक फायदा क्या है कि अगर तुम सिमेट्रिक टैग यूज करते हो तो मीनिंगफुल है, तो जब भी हमारा गूगल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन हमारे वेबसाइट को सर्च करेगा तो वो टैग से आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या चीज है उसके अंदर में। और जब असिमेट्रिक टैग का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या है, अपने मन से कर दिया होगा कुछ से कुछ। तो सिमेट्रिक टैग यूज करने से दो फायदा होता है। पहला फायदा कि हमारा कोड जो होगा उसका रीडेबिलिटी आसान हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या काम करने वाले थे। जैसे हेडर और फुटर्स बना सकते हैं हम डीप टैग से भी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि हेडर बना रहे थे कि क्या, तो हेडर टैग से हम बनाए। असिमेट्रिक टैग से थोड़ा सा मुश्किल होगा, पूरे कोड में सिर्फ डीप डीप दिखेगा, पता नहीं क्या कर रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वहां पे सिमेट्रिक को मैक्सिमम इसको, उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा सर्च इंजन को भी होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया।
जैसे सिमेट्रिक टैग का आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स लिखना है तो आर्टिकल्स लिख दो। सेक्शन टैग है, सेक्शंस में बांट देते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, मीनिंग है ना, तो मीनिंगफुल हो जाता है। हेडर टैग्स, फूटर टैग्स, नेविगेशन बार के लिए नैप टैग होता है, मेन टैग है, मेन कंटेंट के लिए मेन टैग दे दिए। ये सब जो टैग है इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग पता चल रहा है क्या? पता चल रहा है। वहीं पे असिमेट्रिक टैग देखना हमारे पास है, जैसे डीप टैग, स्पैम टैग, ठीक है, बी टैग, स्पेशल कोई मीनिंग तो नहीं, बस बोल्ड कर देता था, आई टैग इटैलिक कर देता था, स्पेशल कोई मीनिंग तो नहीं था। तो ये सारे टैग्स क्या है? असिमेट्रिक टैग है, कुछ खास मीनिंग नहीं होता जिससे ब्राउज़र हमारा आइडेंटिफाई करे कि इसका क्या मीनिंग है। ओके, चीजें समझ आ गई? तो थोड़ा सा डीप और स्पैम को हम अभी डिफाइन करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसको यूज करने वाले हैं। ग्रुपिंग करने के लिए इसको यूज करेंगे, जैसे पैराग्राफ बनाए, यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे दिया, दूसरा कंटेंट फिर से देते हैं। अभी अगर इसके कंटेंट्स को देखें तो ग्रुपिंग हम कर दिए, डीप कर दिए, कुछ नहीं दिखेगा। वैसे सीएसएस जब यूज करेंगे तो डीप दिखेगा। डीप क्या करता है ना, जब भी हम डीप बनाएंगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, पूरे स्पेस लेता है विड्थ को, ठीक है, हमेशा क्या करेगा, पूरा लेगा। पूरा क्यों लेता है वो हम सीएसएस में एक्सप्लेन करेंगे। जब भी लेगा क्या करेगा, वो पूरा लेगा, ठीक है। तो जैसे उस दिन हम थोड़ा सा सीएसएस लगाने के लिए सिखाए थे, तो इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पूरा मिलेगा क्योंकि पूरा जगह छेक के रखा है। वहीं पे क्या होता है, कभी कभी सीएसएस लगाने के लिए या कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए हम चाहते हैं कि थोड़े से स्पेस ले, जितना दूर का कंटेंट हो उतना ही दूर। या सपोज करना कि हम चाहते थे कि कोई पर्टिकुलर सीएसएस प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए, बस इस वाले वर्ड पे लगाए, इतना ही दूर, या नहीं तो पहला वाला वर्ड पे। जैसे कभी कभी देखना पहला वाला वर्ड थोड़ा सा बड़ा रहता है, बाकी सब छोटा रहता है, तो हम क्या चाहते थे, पर्टिकुलरली इसी को टारगेट करेंगे। इसको कैसे टारगेट करेंगे, अगर पी को टारगेट किए तो पूरा का पूरा पैराग्राफ टारगेट हो जाएगा। इसी को टारगेट करना है तो सिंपल सी बात है, किसी न किसी टैग के अंदर में डाल दीजिए सर। अगर बोलोगे सर इसको भी एक काम कीजिए ना, कोई पैराग्राफ टैग के अंदर में डाल दीजिए, और क्या, एक पैराग्राफ टैग के अंदर में इसको भी डाल देते। जब इसको भी तुम पैराग्राफ के अंदर में डालोगे तो वो तो अलग पैराग्राफ बन गया, अलग थोड़े बनाना था, वो तो सेम ही रहना था। हमको क्या करना था, सीएसएस का कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे आगे तो इसको टारगेट करना था। बोलोगे ठीक है सर हेडिंग पढ़े थे, H1 में डाल दीजिए, चलेगा H1 क्या? फिर गड़बड़ कर देगा H1, इसको देखो, ये भी पूरा स्पेस लेता था तो पूरा ले लिया। तो एंकर टैग में डाल दे क्या? वो भी नहीं काम करेगा। एचरेफ डाल देंगे, क्लिक करेंगे, वहां भाग जाएगा। तो इसके लिए ये होता है स्पैम टैग। स्पैम टैग के साथ अगर हम किसी को डिनोट करेंगे ना, स्पैम टैग, स्पैम टैग के अंदर में अगर हम कोई भी चीज लिखेंगे, बहुत बड़ा हो गया, तो वो नॉर्मल ही रहेगा, कुछ कंटेंट में चेंजेस हुआ नहीं। अब इस पे हमको टारगेट करना हो तो टारगेट कर सकते हैं। स्पैम टैग क्या करता है, उतना ही स्पेस लेगा जितना हमारा कंटेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेता, बस उसको हम टारगेट, कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं है, बस उसको हम टारगेट करने के लिए। कोई मीनिंग है क्या इसका? कुछ नहीं, हम उसको सीएसएस प्रॉपर्टी या जो भी करना चाहते थे उसके लिए हम क्या किया, बस उसको टारगेट करने के लिए स्पैम टैग के अंदर में रख लिया। क्या कोई मीनिंग था? नहीं। पैराग्राफ लिख रहे थे तो कुछ मीनिंग था ना, हाँ पैराग्राफ लिख रहे हैं। डीप टैग में कोई मीनिंग था क्या? नहीं, ग्रुपिंग कर दिए, बस डीप के अंदर में डाल दिए ताकि अगला वाला लिखे तो इस डीप के बाहर लिख पाए। स्पैम टैग कोई मीनिंग निकला क्या? कुछ मीनिंग नहीं था। तो ये सब जो मीनिंगलेस टैग है इसको बोलते हैं असिमेट्रिक टैग। और एक होता है सिमेट्रिक टैग। डिफरेंस बता दोगे जल्दी से, बताना क्या क्या डिफरेंस होता है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में? मीनिंगफुल टैग्स होंगे सिमेट्रिक, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं बताए हैं, बताए तो हैं। तो इसके अलावा बताए ना अभी, बताए तो थे, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो डिफरेंस नहीं हुआ। अभी बता रहे थे ना कि सिमेट्रिक टैग लिखेंगे तो सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइज करेगा हमारे वेबसाइट्स को सर्च करेगा तो उससे आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, ये कंटेंट है इसके अंदर। असिमेट्रिक में कुछ पता नहीं चलेगा क्या लिखा, फालतू का लगा दिया होगा। ये डिफरेंस नहीं हुआ? नाम बता दो तीसरा डिफरेंस, कौन असिमेट्रिक है कौन सिमेट्रिक है? और
ठीक है, सेक्शन सिमेट्रिक या असिमेट्रिक? सिमेट्रिक है, कंफर्म सिमेट्रिक ही है, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सिमेट्रिक टैग और असिमेट्रिक टैग, क्लियर हुआ? वैसे देखो मार्क्यू टैग HTML के अंदर में है, बट नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे, बट नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्योंकि डिप्रिकेटेड हो गया, कभी भी HTML से रिमूव किया जा सकता है इसको। डिप्रिकेटेड वर्ड जब भी सुनो तो समझ जाना इसका टाइम खत्म होने वाला है, एकदम आखिरी सांस गिन रहा है, कभी भी ये जा सकता है, बस राम भरोसे चल रहा है, जब तक चल रहा है सो चल रहा है, कभी भी इसको भगा सकते हैं। डिप्रिकेटेड वर्ड समझ आ गया? बहुत जगह हम डिप्रिकेटेड वर्ड यूज करेंगे आगे चल के कि ये डिप्रिकेटेड हो गया, तो जब भी डिप्रिकेटेड सुनो समझ लेना अच्छा इसका टाइम जाने वाला है, ओके। जैसे मान लो कि हम डिप्रिकेटेड हो गए, हम जाने वाले हैं अभी यहाँ से, जब डिप्रिकेटेड बोले तो जाने वाले, ठीक है। तो मार्क्यू टैग भाई क्या हो चुका है, डिप्रिकेटेड हो गया। क्यों डिप्रिकेटेड हो गया? तो CSS में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एनिमेशन से, में भी तुम पढ़े होगे, एनिमेशन प्रॉपर्टी से हम ये सारे काम कर सकते हैं जो मार्क्यू टैग से करते हैं, वहां से बेहतर तरीके से होता है, इसीलिए बोला कि जब CSS कर ही रहा है वो सारी चीज, तो क्यों फालतू का टैग एक बना के रखना, तो इस वजह से इसको रिमूव किया जा रहा है। मार्क्यू टैग का काम क्या था कि कोई भी कंटेंट चलता हुआ नजर आता था हमारे वेबसाइट्स में, जैसे भी शायद सरकारी एजेंट पे भी दिखा होगा, ये तो पता नहीं कुछ खोलने नहीं देता है, बोलता है एड्स देखने, नहीं तो दिखा देता, तो कंटेंट चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे रहता तो है, या MDU की वेबसाइट पे देखिए, चलो ये भी ठीक है, चलता हुआ नजर आ रहा है। या कभी कभी देखते हो कि यहाँ पे लिंक इधर से उधर जा रहा है, कुछ कंटेंट हमारे वेबसाइट पे चलते रहते हैं, हाँ चलता रहता है ना। तो ऐसे ही अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम भी तो चाहेंगे, वैसे एनिमेशन से तो कर सकते हैं CSS पे, बट अभी एनिमेशन नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास HTML में भी था मार्क्यू टैग के थ्रू ये सब काम हम कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। ना नाम मेंशन किए, विजिबल होगा मेरा नाम, क्या नाम होगा, मेरा नाम क्या, कुछ भी लिख दो, सब विजिबल होता है। यहाँ पे हम बस एक मार्क्यू टैग लिखें और मार्क्यू टैग के अंदर में हम अपना कंटेंट दे दिए। नहीं, कर दिए इसमें से, कुछ नजर आ रहा है क्या? नजर तो आ रहा है, अब हमारा टेक्स्ट रुक नहीं रहा है, चले जा रहा है, ऐसा हमको भी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसके अंदर में जो कंटेंट डाल दोगे वो चलेगा, सपोज करो हम इमेज डाल देते हैं, ये तो हमारा वो बन चुका है, अब इसके अंदर में हम सपोज करो इमेज डाल देते हैं, तो ये तो बन गया पूरा, इमेज लगाना है कोई दिक्कत नहीं, IMG टैग इसके बीच में लगाते हैं, इमेज डाल देते हैं, हाइट विड्थ बाद में सेट कर लेंगे, हमारा चलना नहीं, देखे वैसे वेबसाइट्स पे दिखता तो है, चलता हुआ नजर आता है। अभी तो बाय डिफॉल्ट अपने मन से चल रहा है जैसे तैसे, हम तो बस लिखे हैं। अब इसके बिहेवियर को हमको हैंडल करना है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाना है, तो किसको यूज करेंगे? एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब एट्रीब्यूट्स को देखते हैं कौन सा क्या है, किसका क्या मीनिंग होता है, कब यूज करेंगे। मार्क्यू टैग समझ आ चुका है किस चीज के लिए यूज करेंगे? हाँ भले या नाम से ना पता चले, लेकिन देखने से पता चल चुका है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स नहीं है, कुछ ही एट्रीब्यूट्स है, जैसे इसके पास है डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट, बिहेवियर और लुक, ये चारों एट्रीब्यूट्स। डायरेक्शन ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में हमें ये चलना था, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट इधर से इधर की तरफ चलना था, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी चल रहा था, तो डायरेक्शंस के थ्रू हम ये बता देंगे कि किस डायरेक्शन में इसको जाना है।
लेफ्ट ही जा रहा था। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है वो, तो वहां पे जो भी लिख दोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो लिखना होगा उसके अकॉर्डिंग वो चलना शुरू कर देगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा था, लेफ्ट। मैक्सिमम लेफ्ट ही चलता है इसलिए डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। स्क्रॉल अमाउंट, ये शायद स्पीड बताएगा। ठीक है, लिख के ही देख लेते हैं। हाँ, स्क्रॉल अमाउंट स्पीड बताएगा। स्क्रॉल था का स्क्रॉलर था, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट में दे दो, जैसे सपोज करो 10, नहीं हुआ 10 पर फिर 1 करने दो। मतलब उसके स्पीड को हम एडजस्ट करेंगे, कितना स्पीड में लेके जाना है नहीं जाना है। वैसे 10 ही सही था, बहुत ज़्यादा ही धीरे हो गया था नहीं, तो वो स्पीड कितना रखना है वो स्क्रॉल अमाउंट से। ठीक है, बिहेवियर में क्या होगा कि जैसे अभी क्या हो रहा है, हमारा इधर से जा रहा है, उधर अंदर चले जा रहा है, फिर इधर से शुरू हो रहा है। कभी कभी देखते होगे कि यहाँ से चलना शुरू किया, फिर टकरा के घूम जाता है, फिर इधर टकराया फिर घूमा। तो उसको बोलते हैं इसका बिहेवियर, की बिहेवियर कैसा रखना है। तो बिहेवियर में हमारे पास वैल्यू या तो स्क्रॉल कीजिए जैसे अभी हो रहा था, या स्लाइड्स के जैसे एक खत्म हो, स्लाइड एक खत्म हुआ दूसरा ओपन होगा, या फिर अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा, वहां गया फिर उधर से रिटर्न आ जाओ, अल्टरनेट करते रहो। तो एक बार इधर से जाना एक बार उधर से आना, तो वो अल्टरनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बिहेवियर लगा दो, स्पीड ठीक था, बिहेवियर लगा दिए, और बिहेवियर में हम बता देते हैं अल्टरनेट। था कि छोटा था, यहाँ पे सही से कम रहेगा। ठीक है, ऐसा भी तो देखे होगे। तो वो सारी चीजें हम कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा, इमेज रखे, यहाँ पे जो चीजें देखते हैं वो चीजें होते हैं, वो चीजें ध्यान में है ना। पूरा वेबसाइट्स का कंटेंट डाल दो, पूरा वेबसाइट ऐसे से होते रहेगा। जितना कंटेंट मार्केट टैग के अंदर में डाल देंगे। लूप्स में ये होगा कि कितनी बार करनी है। जैसे अभी इन्फिनाइट है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो इन्फिनाइट वैल्यू था तो चलते रहा था चलते रहा था। बोलोगे एक ही बार करना है तो बता देना लूप में कि एक ही बार करना। 2 बार बता दोगे तो 2 बार, जितना बार बता दोगे वो उतना बार चलेगा। ठीक है, समझ आ गया ये। कोई दिक्कत नहीं, आसान है मार्केट है, आसान तो है। चलो थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। मार्केट टैग ले लिए एक, ठीक है, कोई कंटेंट दिए, कंटेंट चल रहा है ना। हम क्या करते हैं, इसके अंदर में फिर से मार्क्यू दे देते हैं, फिर से मार्क्यू दे सकते हैं मार्क्यू के अंदर में। हाँ, नेक्स्ट टैग, और इस बार हम कंटेंट देते हैं। अब दोनों का स्पीड मर्ज हो गया, तो इसका डायरेक्शन हम बोल देते हैं कि इसका डायरेक्शन राइट की तरफ होता है, इसके तरफ राइट की तरफ, और इसका डायरेक्शन किसके तरफ था, लेफ्ट की तरफ। तो गड़बड़ा जा रहा है, दोनों में से पता ही नहीं चल रहा कि क्या करेगा नहीं करेगा। एक काम करते हैं, इसका डायरेक्शन हम बोल देते हैं टॉप की तरफ हो या बॉटम की तरफ हो। इधर कर दिए बॉटम की तरफ। एक मिनट पहले एक बार इसको हटा दो, बॉटम यहाँ थे। अच्छा, डाउन होता है बॉटम नहीं होता है, ठीक है। डाउन की तरफ हो रहा है। अभी क्या हुआ, इसका हाइट उतना ही था तो उतना ही देर में जा रहा है। थोड़ा सा हम CSS तो नहीं पढ़े, फिर भी हाइट बढ़ाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट था, हाइट दे देते सपोज करना 500 पिक्सल। नहीं, हाइट तो CSS से लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ, ले ली, ठीक है। अब उसका हाइट आ गया, उस हाइट कुछ ज्यादा बढ़ा दे दिए क्या, थोड़ा सा छोटा करो।
यहाँ पे 100 कर देते हैं, 100 में काम हो जाएगा। वहां तक गया, फिर हाइड हो गया, फिर दिख रहा है। अच्छा CSS नहीं पढ़े तो इसके साथ हम बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। जब CSS पढ़ेंगे तो बॉर्डर लगा देंगे, और इसका विड्थ तो पूरा होगा, अभी विड्थ यहाँ तक होगा ना, थोड़ा सा हम बॉर्डर लगा ही देते हैं इस पे। जब CSS पढ़ाएंगे तो हम दिखा देंगे वो सब चीजें, बट कोई बात नहीं, जो पढ़ रखे हो उसको सब समझ आ जाएगा, नहीं तो कोई बात। आरक्यू टैग को टारगेट किए, बॉर्डर हम लगा दिए, आ गया। इतना दूर में जितना बड़ा रखे थे। अब हम क्या कर रहे थे, इसको जो कमेंट किए थे ना, इसको इनेबल करते हैं। ये किधर भेज रहा होगा बाय डिफॉल्ट, और ये किधर भेज रहा है, डाउन की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ एक भेज रहा है, एक भेज रहा है डाउन की तरफ। तो जब मान लो कि पहली बार जब भेजेगा, ये थोड़ा सा लेफ्ट भेजेगा, ये थोड़ा सा डाउन, तो कोना की तरफ भागेगा क्या, भागेगा ना। देखो वैसे दोनों में भी बॉर्डर लग गया। हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पे लगा देते हैं, ठीक है। तो याद करना, हम क्लास बताए थे, क्लास से टारगेट कर लेंगे डॉट ए। वैसे CSS बनाएंगे तो वो देख लेंगे, देखो हो रहा है वो, जब तक मैं भाग रहा है तब तक मैं पहुंच जा रहा है वहां पे। अल्टरनेट कर देते हैं ना, फिर रिटर्न हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसका डायरेक्शन बिहेवियर अल्टरनेट, इसका भी कर दो बिहेवियर अल्टरनेट, ठीक है। अब उधर टकराएगा, फिर घूमेगा, बॉक्स में घूमते रखो। ऐसे पुराने वाले टीवी में होता था। हाँ, ऐसे ही होता था ना, इधर से टकरा के इधर जाता था, इधर से टकरा के इधर जाता था। मतलब हम लोग भी कर सकते थे, मार्कियो यूज कर लिया था। नहीं, अभी थोड़ा सा विड्थ बड़ा है तो मजा नहीं आ रहा, छोटा कर लेते हैं। हाइट हम लोग दे रखे थे ना यहाँ पे, किसमें दे दिए थे, सेकंड वाले में दे दिए थे। वाले में दे ना। चलो ठीक है, इसका विड्थ भी दे दो, विड्थ 100 कर देते हैं। गलती लिख दिया कहीं कुछ। अच्छा, तो CSS से हम टारगेट कर ले इसको, कहाँ गलत हो गया। ये मार्क एक्स्ट्रा आ गया, ये लेके चलो गया, ये हो गया गड़बड़िया। इस मार्क को बंद नहीं किया, उसके अंदर में था कंटेंट। यही चल रहा है ना, कोई और चलने लगा, ठीक है, वो गड़बड़ हो गया। इसका थोड़ा सा विड्थ चेंज करते हैं, इससे बॉक्स छोटा कर दोगे तो भी काम हो जाता। विड्थ वैसे CSS से पढ़ेंगे तो विड्थ वगैरह देखेंगे, बॉक्स छोटा कर दिया, काम हो गया। अब इसको जैसे घुमाओ घूमते रहेगा ये अपना, कर सकते हो ऐसा। हम ये कोड नहीं भेजेंगे, लेकिन तुमको करके लेके आना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में चला गया होगा कोई। चलो CSS यहाँ, ये HTML